वेलकम टू माई वर्ड। माई हीरो कैन बी योर विलन। जी हाँ, जो मेरा हीरो है वो आपका विलन हो सकता है, क्योंकि मेरा उसको देखने का नज़रिया कुछ और होगा। जो मुझे बताया गया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, या जो मेरे माइंड में एक इमेज है, वो आपके एक्सपीरियंसेस इमेज से मुख्तलिफ हो सकता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अखंड हिंदुस्तान के बंटवारे के सबसे बड़े विलन जिन्नाह पर। जी हाँ, जहाँ पे भी जब भी बात होगी अखंड हिंदुस्तान के बंटवारे की, तो एटलीस्ट इंडिया में तो उनको सबसे बड़ा पार्टीशन का, बंटवारे का विलन कंसीडर किया जाता है। इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैं उनको क्यों पसंद करती हूँ। जिन्नाह की तारीफ़ों में तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती भी हूँ और बनाती भी रहूँगी। मुझे उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ही वॉज़ अ हैंडसम मैन, वेरी वेल ड्रेस, वेरी वेल बिहेव्ड, वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड, और उनके अंदर एक स्पार्क था, एक डिटर्मिनेशन था, जो मुझे नज़र आता है जब भी मैं उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ या उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे उनमें बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। ही वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर, ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, और मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद हैं। और वो कुछ उनकी पर्सनैलिटी अलग और हट के थी, और मुझे हट के डिफरेंट चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो उनकी तारीफ़ों में तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूँगी और बनाती भी हूँ। तो अगर आपको भी जिन्नाह में इंटरेस्ट है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इनके ऊपर काफ़ी काम करती हूँ और कर रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 1876 से। वज़ीर मैंशन कराची, जो कि उस वक़्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था, और आज प्रेजेंट डे में सिंध पाकिस्तान। वज़ीर मैंशन के सेकंड फ्लोर, जो कि रेंटेड अपार्टमेंट था, वहाँ पे जिन्नाह बाई पूंजा एंड मीठी बाई के घर एक बेटा पैदा होता है, जो कि अंडरवेट होता है। मीठी बाई बहुत डिस्टर्ब होती हैं इस बात से, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा उस वक़्त कि शायद ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मीठी बाई को पूरा यकीन था कि ना सिर्फ कि उनका बेटा सरवाइव करेगा, बल्कि बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम देगा। मीठी बाई की मोहब्बत जिन्नाह के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। आपको मैं बताती चलूँ कि मुझे ये देख के बहुत हैरत हुई कि इंडिया में बहुत ही हॉट और सिजलिंग टॉपिक है जिन्नाह। जब भी इलेक्शन डेज आते हैं, इलेक्शन ईयर्स आते हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है, तो जिन्नाह का जिन सर चढ़कर बोलता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी, मैं समझती हूँ, उस तरह से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा या किया जाता, जिसमें मुझे बहुत सख्त अफसोस है। तो इंडिया में भले नेगेटिवली ही सही, लेकिन उन पे बहुत काम किया जाता है। और इंडिया में बहरहाल जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, इलेक्शन ईयर्स आते हैं, तो जिन्नाह सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक होते हैं। उनके मुद्दे पे बहस ज़रूर होती है। हमारे यहाँ तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया भी जो है बहुत कम काम करती है, मेन स्ट्रीम की तो बात ही ना करें, और जिस पे मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि इनके पास तो शायद जो इस वक्त सो कॉल्ड पॉलिटिशियन रह गए हैं, ये उन्हीं पे बात करते हैं और उन्हीं को प्रोजेक्ट करते रहते हैं, और मेन जिस बंदे को करना चाहिए उसके बारे में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि इनका फाउंडर है। अब कुछ लोग जो मेरे जैसे पैट्रियट हैं, या कह लें कि फ़ैन हैं, हम उनके फ़ैन कह लें, या ये कह लें कि हम उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। इंटेलिजेंट लोग मुझे पसंद हैं, एज़ लॉयर मुझे वो बहुत पसंद हैं, और मेरा ख़्याल है उनकी पर्सनैलिटी इतनी मेस्मराइजिंग थी कि अपनी तरफ तवज्जो खींचने के लिए ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनकी तारीफ़ों में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उनको साइड पे करते हैं। ये पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल चॉइस कह सकते हैं। हम इस वक्त ज़रा रियलिस्टिक होकर बात कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान का हीरो किसी दूसरे इंसान का विलन हो सकता है। हम मैन टू मैन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वे से देखते हैं। भगवत गीता अगर आपने पढ़ी हो, इंडिया में तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी और मेरे बहुत सारे लिसनर्स इंडियन हैं, तो इसलिए भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है और मेरे पास भगवत गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छी मौजूद है। भगवत गीता में कौरवों को 90% हिंदू पॉपुलेशन और शायद दूसरे भी जो भी लोग, क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही भगवत गीता को पढ़ें या देखें या जानते हों, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो कौरवों को जो है वो पांडवों की निस्बत कम पसंद किया जाता है और पांडवों को एज हीरो प्रोजेक्ट किया जाता है और पसंद किया जाता है, आइडियलाइज किया जाता है। फॉर मी पांडु जो हैं वो विलन हैं। मेरे लिए दुर्योधना और कर्ण, मैं उनको ट्रेजिक हीरो समझती हूँ। और बहुत सारे इंडियन लोग 10% हैं हिंदू लोग, वो भी इन लोगों को आइडियलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी एक का हीरो दूसरे का विलन ज़रूर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल इंडिया में, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन ईयर्स चल रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन धड़ाधड़ हो रही है और हर तरह के जो हैं पार्टीज़ और लोग वो बस इसी काम पे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये देख के बहुत हैरत और ख़ुशी भी हुई कि वहाँ पे सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया भी जिन्ना पे धड़ाधड़ रिपोर्टें दे रहा है। 2-3 उनके बड़े न्यूज़ मेन चैनल स्ट्रीम के जो मैंने देखे हैं, और जैसे कि जी न्यूज़, सहारा न्यूज़ और एक और है कोई, उसका आई एम सॉरी इस वक्त मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, वहाँ पे धड़ाधड़ जिन्ना से मुतालिक रिपोर्ट्स चल रही हैं। जिन्ना को जिन बातों पे हिपोक्रेसी से मुतालिक और बहुत सारे मामलात में उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उनका रिलीजन, ये वैसे पाकिस्तान में भी एक डिस्कशन और चर्चा का मुद्दा रहा है। तो इनका मज़हब जो है, इनके फोर फादर्स वो हिंदू भी क्लेम करते हैं और ये रियलिटी भी है कि उनके फोर फादर्स जो वो हिंदू थे। ये लोग हिंदू से कन्वर्ट होके मुस्लिम हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन्ना भाई ठक्कर हिंदू थे, ठक्कर फैमिली से थे और इनके फोर फादर्स मतलब कायदे आज़म अली जिन्ना, जिनका बर्थ नेम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना भाई था। तो मोहम्मद अली जिन्ना भाई से ये मोहम्मद अली जिन्ना कैसे बने, इस तरफ को चलते हैं। एक्चुअली इनका ताल्लुक़ गुजरात के एक इनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, ये मतलब इनकी जो रूट्स हैं वो गुजरात के एक गांव मोटी पन्नेली जो कि ज़िला राजकोट में आता है, वहाँ पे इनके दादा पूंजाबाई ठक्कर रहा करते थे। जिन्ना साहब के बाप का नाम भी जो है वो जिन्ना भाई ठक्कर था। ये लोहानी ठक्कर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आप सबको पता होगा कि परफॉर्मिंग कास्ट है हिंदुओं की। इनमें मछली का कारोबार करना जो है वो मायूब समझा जाता था, और क्योंकि इनकी फैमिली ने फ़िश का कारोबार किया, मछली के मर्चेंट बने या इसका काम किया, तो इनके साथ बायकॉट कर दिया गया, जिसकी वजह से इनके जो फोर फादर्स हैं वो मजबूरन कह लें या जो भी आप इसको कहना चाहें, वो मुस्लिम हो गए, कन्वर्ट हो गए। और ये जब कन्वर्ट हुए हैं तो ये आगा खानी मुस्लिम यानी कि शिया अहले तशी में कन्वर्ट हुए। लेकिन कायदे आज़म के बारे में आप बात करें तो कायदे आज़म ने पहले तो जो इनको मतलब इनका जो रिलीजन था वो आगा खानी ही था, लेकिन आफ्टर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को कट्टर सुन्नी में कन्वर्ट कर लिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने।
इसके पीछे जो रीज़निंग आती है वो मैं आपको बताती चलूँ। इंडिया इज़ द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड। अब ये जो इंडिया में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, दे आर सुन्नी, और जो शिया हैं वो सिर्फ 13% ही पॉपुलेशन है। तो व्हेन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ, और उससे पहले भी जब उन्होंने देखा कि हम माइनॉरिटी में आ रहे हैं, तो उनका अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए और मुसलमानों के लिए आवाज़ उन्होंने जो मेन पॉपुलेशन थी उसकी तरफ रुझान किया। और अहले सुन्नत में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो कट्टर सुन्नी हो चुके थे, कन्वर्टेड थे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिजिड किस्म के मुस्लिम नहीं थे, और वो उन ख़यालात के इमलवट्टा टाइप मुस्लिम नहीं थे। और वो आप कह लें कि उनकी काफ़ी रैशनल अप्रोच थी, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं तो वो भी गलत है। तो उनकी काफ़ी रैशनल अप्रोच थी। ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, और हर बंदे को ये राइट है कि वो मज़हब को किस तरह से लेता है। मतलब मज़हब पर्सनल ज़रूर है, लेकिन मतलब मुस्लिम थे वो, और सुन्नी थे, लेकिन दूसरों के ऊपर इस चीज़ को इम्पोज़ करना नहीं चाहते थे। तो आगे जाके ये चीज़ इस चीज़ को उनके अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, विलन के तौर पे उनको देखा जा रहा कि भी विलन है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने जब ये इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंडिया की पे देखा कि मतलब वो क्या कर रहे हैं कि इनके गाँव में गए हैं, गुजरात के उस गाँव में, तो वहाँ पे जो इनके फोर फादर्स की हवेली थी, विच वॉज़ अ वेरी ह्यूज हाउस, डबल स्टोरी हाउस था। तो वहाँ पे जो लोग फैमिली रह रही थी वो पटेल फैमिली थी। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं की फैमिली के कोई आगे के लोग होंगे। तो द लेडी वॉज सेइंग कि मैं तो जिन्नाह का नाम भी नहीं सुनना चाहती, बहुत परेशान हूँ मैं जिन्नाह के नाम से भी। हर लोग उठ के बार बार उनके मतलब पूछने हमारे घर आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैं तो तंग आ चुकी हूँ, हम लोग तंग आ चुके हैं, हम तो जिन्नाह का नाम भी नहीं सुनना चाहते। यानी कि जब भी वहाँ पे इलेक्शन ईयर आता है, जब भी वहाँ पे कंपेन्स चलती हैं, सारा मीडिया उठ के उधर पहुँच जाता है उनके घर दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि उनका बैकग्राउंड हिंदू था। भाई अगर हम सब गौर करें तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे से कन्वर्टेड ही होंगे। अब जैसे कि मैं राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, एंड राजपूत जो हैं वो बड़े लेट मुस्लिम हुए हुए लोग हैं। जो मुस्लिम राजपूत हैं वो बहुत लेट मुस्लिम हुए हुए राजपूत हैं। तो सो इट्स नॉट अ बिग डील। मैटर ये करता है कि जिस वक़्त उन्होंने ये सब कुछ किया, उस वक़्त उनका मज़हब क्या था। जिन्नाह के 6 बहन भाई थे। अहमद अली जिन्ना, बंदर जिन्ना, और 4 बहनें थीं, रहमत बाई, फ़ातिमा जिन्ना, शरीन बाई जिन्ना एंड मरियम बाई जिन्ना। लेकिन इनमें से सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा अली जिन्ना ही प्रोमिनेंट हो सके। फ़ातिमा वाज़ ऑल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, और वो क्योंकि अपने भाई के साथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती रहीं और उनके साथ ही वो रहीं, तो उन्होंने काफ़ी फेम गेन की। बाकी ये जितने भी उनके सबलिंग्स थे, ये कोई ख़ास खातिर ख्वाह कारनामा अंजाम नहीं दे सके, सो ये बैकग्राउंड में ही रही हैं। अखंड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंटवारे का विलन जिन्ना है, ये बात तो ठीक समझ में आती है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये बात है। लेकिन 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ऑलरेडी पार्टीशन अनाउंस कर चुके थे रेडियो पे। द टाइम्स की रिपोर्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें एंटी पार्टीशन में सिवाय महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान के बाकी सब एग्रीड थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड। अब हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन ऑफ पार्टीशन। कायदे आज़म ही सिर्फ बंटवारे की फाउंडेशन इनकी बेस पे चल रही थी, यह गलत है।
या बंटवारे की फाउंडेशन जो है वो दो मज़ाहिब या मज़हबों की जंग थी, ये भी बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी पार्टीशन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिशें की। 1 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन के साथ उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो बंटवारे को अवॉइड करें। इसके अलावा उन्होंने जिन्ना को ऑफ़र की कि अगर जिन्ना चाहें तो पूरे हिंदुस्तान की पीएमशिप ले सकते हैं, लेकिन बंटवारा नहीं करें। लेकिन जिन्ना वॉज वेरी क्लियर कि उनको क्या करना है, वो क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एम्फेटिकली नो कह दिया। माउंटबेटन से पहले जो वायसराय थे इंडिया के, वेवर, जो कि 1943 से मार्च 1947 तक वायसराय रहे हैं, ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अवॉइड पार्टीशन। इस सिलसिले में अगर आप उनकी 1945 की जो वेवर प्लान था उसको चेक करें और जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ही वॉज वर्किंग ऑन अवॉइडिंग पार्टीशन। माउंटबेटन जब वायसराय बन के इंडिया में आए तो उस वक़्त के यूके के पीएम एशले ने उनको एडवाइस किया था कि अवॉइड करना कि पार्टीशन ना हो पाए। बंटवारे के सिलसिले में एक्चुअल प्रॉब्लम मेकर जो था वो वेवर से प्रीवियस जो वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथ को ये चाहते थे कि पार्टीशन हो, यानी अखंड भारत का बंटवारा हो। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम या मज़हब की बेस के ऊपर ही फसादात थे। दरअसल जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जितनी भी जंगें हुई, वो मज़हब की बजाय पावर स्ट्रगल के लिए थी, सत्ता की लड़ाइयाँ थी। सो बेसिक प्रॉब्लम मज़हब नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई थी, ताकत की लड़ाई थी। हाँ, कुछ मुस्लिम रूलर्स भी हिंदुस्तान में ऐसे रहे हैं जो क्रूअल थे, जैसे महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी और खिलजी वगैरह। लेकिन उनकी भी जो बेसिस थी लड़ाई की, जंग की, वो स्ट्रगल थी पावर की, और वो पावर की ग्रीड थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की ही आपस में जंग हुई है। जैसे कि आप देखें कि एग्जाम्पल है बाबर और इब्राहिम लोधी की जो जंग हुई, पावर स्ट्रगल की वजह से थी। दोनों में मज़हब का फ़र्क नहीं था। बैटल ऑफ पानीपत 1719, मराठा एंड राजपूत, हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, मुग़ल और राजपूत की जो लड़ाई थी, अकबर की आर्मी का जो जनरल था, ही वॉज राजा मान सिंह, जो कि एक हिंदू था। महाराणा प्रताप सिंह का जो आर्मी जनरल था, हकीम खान सूरी, वो एक मुस्लिम था। 1857 को ऑल रिलीजन्स वर यूनाइटेड अगेंस्ट कंपनी रूल। तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि हिंदुस्तान का मसला मज़हब नहीं था। जब अंग्रेज़ ने देखा कि ये इन लोगों को कंट्रोल करने का आसान तरीका है डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने इसी पे वर्क किया। सैयद अहमद ख़ान अपोज कर रहे थे कांग्रेस को, और इनको एंटी हिंदू मूवमेंट के सिलसिले में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ का ये तरीका था कि एलीट क्लास के लोगों को अपने साथ मिला के उनको अच्छे तरीके से, जहाँ पे उन्होंने यूटिलाइज़ करना होता था, जिस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी होती थी, वो करना अच्छे से जानते थे। 1906 को मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ये भी दरअसल अंग्रेज़ की ही एक डिवाइड एंड रूल की साजिश थी। कांग्रेस लीडर जिन्ना वॉज अपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरियल फॉर मुस्लिम्स, जो कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की उस वक़्त डिमांड थी। तो कह सकते हैं कि जिन्ना जो थे उस वक़्त इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपोज़ कर रहे थे। उनका ये मानना था कि ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं। गोरों ने प्रोपोगेंडा करना शुरू किया और लोगों के माइंड को भरना शुरू किया मजहबी तफरके के तौर पे। 1909 में इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल UN मुखर्जी, शायद उनका नाम था, वो कुछ लेटर्स लिखते हैं और उसका टाइटल होता है, पेपर में वो लिखते हैं और उसका टाइटल होता है हिंदूज अ डाइंग रेस,
ये न्यूज़पेपर में इस किस्म के लेटर्स लिखना और इसमें ये शो करवाना कि हिंदू जो हैं वो दरअसल ख़तरे में हैं, ये बेसिकली मुसलमानों के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करना, उनको भरना, इस चीज़ की कोशिश थी। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देखा कि मुसलमानों को वो लीड कर रहे हैं, मुसलमानों के वो लीडर हैं और उनके लिए ज़्यादा स्कोप मुस्लिम लीग में है इंस्टेड ऑफ कांग्रेस, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग को ना सिर्फ के ज्वाइन किया बल्कि फिर अच्छे तरीके से अपनी फुल कंसंट्रेशन इस तरफ रखी। कायदे आज़म ने जहाँ पे बंटवारे को, जबकि ये वो जानते थे कि उनको टीबी की बीमारी है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बंटवारे के ऊपर वो इतने ज़्यादा ज़िद में रहे। इसकी वजह ये भी थी कि वो जानते थे कि अगर वो इंडिया के पीएम बन भी जाएंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल ज़िंदा भी रह लेंगे, तो भी हमेशा के लिए उनका नाम उस तरह से ज़िंदा नहीं रहेगा लेकिन एज़ पॉलिटिशियन दैट्स इट। लेकिन पाकिस्तान के फाउंडर के तौर पे वो सदियों ताहयात ताहयात ता क़यामत भी उनका नाम ज़िंदा रहेगा। जिस सिचुएशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसमें मेरा ख़्याल है अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए और वो बेता-हद क़यामत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कायदे आज़म की इकलौती बेटी डीना वाडिया, जो कि एक पारसी लड़के से शादी करके अलग हो चुकी थीं और कायदे आज़म का कोई बेटा नहीं था, तो समझे उनको नाम लेवा का मसला था। अपने नाम को, अपने ख़ानदान के नाम को ज़िंदा रखने के लिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था। कायदे आज़म जहाँ पे बहुत मॉडर्न और सेकुलर दिखाई देते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं उनके अंदर एक छुपा हुआ रिजिड सा, एक कंज़र्वेटिव सा मुस्लिम मौजूद था। जब आप गौर करें तो कायदे आज़म ने भी ख़ुद एक पारसी औरत से शादी की। हाँ, कहने में आता है कि वो कन्वर्ट हुई थीं, लेकिन अगर आप उनके नाम की तरफ गौर करें तो उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। अगर वो कन्वर्ट हुई होती तो रतीबाई नाम इस्तेमाल नहीं करती। डीना ने जब पारसी से ही शादी और उसी एज में, जिस एज में उनकी वालिदा ने शादी की थी जिन्ना से, इस शादी को करने का इज़हार अपने बाप से किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जिससे शादी करना चाहती हैं वो आपके इस्लाम में नहीं आता, अपना मज़हब छोड़ता नहीं है, तो मेरी तरफ से ये नो है और फिर मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। तो डीना जिनसे शादी कर रही थीं, उन्होंने अपने मज़हब से, डीना के लिए मज़हब को छोड़ने से इनकार कर दिया और इस तरह से डीना और कायदे आज़म के दरमियान में दूरियां पैदा हो गईं। पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले ही डीना की शादी जो है वो एक पारसी बंदे से हो चुकी थी। ऐसे में अपने ख़ानदान का नाम ज़िंदा रखने के लिए उनके लिए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ पे आज़ादी की बात आती है तो आज़ाद पाकिस्तान 14 अगस्त, अगर आप गौर करें तो हमारा आज़ादी का दिन नहीं है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। ये हमारा वजूद का दिन है, जिस दिन हमें वजूद मिला था। आज़ादी तो हिंदुस्तान को मिली थी 15 अगस्त को, क्योंकि वो ऑक्युपाइड थे, पाकिस्तान ने तो जन्म लिया था। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जिन्ना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा सोचें तो जिन्ना वो वाहिद पॉलिटिशियन है, मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है वो, मैं उनको पॉलिटिशियन, बेस्ट पॉलिटिशियन कंसिडर करती हूँ। आज तक वो कभी जेल में नहीं गए, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। अगर उनका किसी चीज़ ने साथ नहीं दिया तो सिर्फ उनकी सेहत ही थी। इसके अलावा उनसे सिर्फ एक ही मिस्टेक हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद या इस सिलसिले में जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा, जैसे कि मैं समझती हूँ कि लियाकत अली ख़ान, ये लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि ये आगे फर्दर जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से चला पाते। तो जिन्ना से ज़िंदगी में शायद एक ही मिस्टेक हुई, इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना। तो कमाल की पर्सनैलिटी थे वो। ये पार्ट 1 है विलन जिन्ना का। आपका विलन मेरा हीरो। अब मुझे वो पसंद है देखने में, मुझे वो पसंद है। हमें दरअसल बहुत गलत तारीख़ पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हम रैशनली चीज़ों को देख नहीं पाते। हो सकता है कुछ हमें जो पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में हिस्ट्री, वो गलत हो, कुछ आपको जो इंडिया में पढ़ाई जाती है हिस्ट्री, वो गलत हो, जो यूके में हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कुछ फ्लॉज़ हों।
लेकिन हमें सब चीज़ों को देख के साथ लेके चलना चाहिए। और पार्ट 2 में आपको मैं इससे भी दिलचस्प बातें सुनाऊँगी। तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। एक पार्ट में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सारे नोशंस को पुट कर सकूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू ऑल।